बैताल पचीसी ये रचना है। कह रहा बैताल पचीसी रचना किसकी है? लल्लूलाल, सदल मिश्र, नाभादास, सूरती मिश्र, इसमें से किसकी है बताइएगा। नाभादास की अगर आप रचना देखोगे तो इन्होंने भक्तमाल की रचना करी है। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर एक भक्तमाल है इनकी, नाभादास की। नाभादास की रचना एक अष्टयाम करके है, अष्टयाम, अष्टयाम, और इनके कुछ स्फुट पद मिलते हैं, राम भक्ति के स्फुट पद याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं सदल मिश्रा। सदल मिश्रा जिन्होंने नासिकेतोपाख्यान लिखा है। क्या बोलेंगे? नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान की रचना करी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये रचना कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इसको चंद्रावती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रावती के नाम से भी इसको जाना जाता है, चंद्रावती बोला जाता है नासिकेतोपाख्यान को। और रामचरित लिखा है इन्होंने। इनकी एक रचना है जिसका नाम है रामचरित। एक रामचरित्र है, रामचरित मानस, और एक है रामचरित। तो रामचरित अगर आपसे पूछे तो किसकी है? बोलो सर इनकी है। और कुछ इनके क्या बोलते हैं आपका हिंदी और फारसी शब्दकोश एक रचना इन्होंने करी है, तो इसको भी लिख लीजिएगा, हिंदी फारसी शब्दकोश करके, ये भी इनकी मिलती है। ये कम ही पूछी जाती है, बाकी सारी रचनाएं ज्यादा पूछी जाती हैं। यहाँ पे शब्दकोश लिखिएगा, शब्दकोश ये वाला। ठीक है, बैताल पचीसी किसकी? बोलो सर बैताल पचीसी लल्लूलाल की है। लल्लूलाल की और भी रचना है, जैसे प्रेम सागर लिखा है इन्होंने। क्या बोलेंगे? इन्होंने प्रेम सागर लिखा है, इन्होंने सुख सागर लिखा है, सुख सागर याद रखिएगा, आई हुई है। सुख सागर किसकी रचना है? बोलो सर इन्हीं की है। एक इनकी है परीक्षा गुरु करके, देखो सॉरी आपका साक्षी गुरु, परीक्षा गुरु नहीं, परीक्षा गुरु तो उनका है, साक्षी गुरु करके। ठीक है, ये भी इनकी रचना है। तो ये आपके लल्लूलाल जी हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए बिल्कुल क्लास करते रहिए, यही सारे क्वेश्चन आपके वहां भी मिलेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन गलत है। कह रहा निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन गलत है, पहचानिए आप इसमें से कौन सा कथन गलत है। अब ये मत कहिएगा हम हिंदी में पीएचडी आपको करा रहे हैं, नहीं साहब, ये क्वेश्चन बड़े प्यारे हैं, एनसीईआरटी से उठाए गए क्वेश्चन है, 12th लेवल के ये क्वेश्चन है, जो कि आपके जूनियर असिस्टेंट में फंसने के 100% चांसेस है, जैसा कि अभी हाल ही में जो आपके जूनियर असिस्टेंट पेपर हुए हैं जैसे पूछे गए हैं। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी की रचना है, खूब अच्छे से जानते हो। एक आपकी रस मीमांसा है, चिंतामणि है, क्या बोलेंगे? चिंतामणि है, विचार वीथी है, कई बार मैं बता चुका हूं। विचार वीथी किसकी रचना है? बोले सर इन्हीं की रचना है। जायसी ग्रंथावली है, तुलसी ग्रंथावली है, हिंदी साहित्य का इतिहास, सब इन्हीं की है। बोले सर सही है। कह रहा कि मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय का निबंध है। बोले सर ये भी सही है। ध्रुव स्वामिनी अभी आपने पढ़ा, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। बोले सर ये भी सही है। लेकिन ये जो उर्वशी है ना, ये रामधारी सिंह दिनकर जी का काव्य है, याद रखिएगा, ना कि ये उपन्यास है। और ये काव्य वही है जिसको 1972 में क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था, याद रखिएगा। क्लियर है? तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? बोलो सर बी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, एकदम आसान है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। कह रहा ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ये किसकी रचना है? कोई बताएगा? आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये किसकी रचना है बताइएगा। चलिए आंसर करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर, ये वीर रस की प्रधानता मिलती है, इन्होंने कई सारी ऐसी रचनाएं लिखी हैं, जैसे रेणुका है इनकी, हुंकार है इनकी, हुंकार याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र करके इनकी एक रचना है, कुरुक्षेत्र। बोले सर ये भी किसकी रचना? इन्हीं की है। एक इनकी रचना है बड़ी प्यारी सी, रसवंती करके, रसवंती है, रस में रथी है, क्या बोलेंगे? रसवंती याद रखिएगा, रसवंती, रसवंती है, रस में रथी है, रश्मि रथी। और बाकी आपकी एक उर्वशी तो है ही है, उर्वशी है, और संस्कृत के 4 अध्याय भी है, संस्कृत के 4 अध्याय ये भी है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 4 अध्याय ये याद रखिएगा, बार बार मैं इसीलिए लिखता हूं ताकि आप भूले ना। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र की रचना याद रखनी है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बोलो सर ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये भी आपके रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ही लिखी गई पंक्तियां। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या करें? ठलुआ क्लब निबंध के लेखक कौन है बताइएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ला है, सरदार पूर्ण सिंह है, या इनमें से कोई नहीं? आचार्य रामचंद्र शुक्ला की रचनाएं लिखना मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये किसमें 10th में पूछी गई है? हाँ होंगी, 12th में भी आती हैं। ठीक है, तो दोनों आपको मिलेंगी। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। अच्छा, इनकी दिनकर साहब की एक रचना और याद रखिएगा, मैं इधर लिख देता हूं पीछे, राम की शक्ति पूजा,
राम की शक्ति पूजा, ये भी याद रखिएगा, ये भी खूब पूछी जाती है। ठीक है, हाँ, राम की शक्ति पूजा है ना, हाँ। उसके बाद क्या कह रहा देखिएगा, ये हो गया। थलुआ क्लब किसकी रचना है बताइएगा? सरदार पूर्ण सिंह, या फिर क्या बोलते हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ला, या फिर आपके गुलाब राय, या इनमें से कोई नहीं। अच्छा, ये 2 बार लिख गया है, कोई बात नहीं, एक ही बार आप आंसर बताओ। देखिए, सरदार पूर्ण सिंह पंजाबी लेखक है, इन्होंने लिखा है खुले घुंड, खुले घुंड करके रचना है किनकी, ये याद रखिएगा। और एक इनकी रचना है अविचल, क्या बोलते हैं आपका, अविचल जोत करके है, जोत। और एक इनकी रचना है खुले मैदान, खुले घुंड और खुले मैदान, तो खुले मैदान भी रचना है इनकी, याद रखिएगा। ये किसकी बोले सर? ये गुलाब राय, सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। गुलाब राय की अगर रचना देखोगे तो इन्होंने एक प्रभा प्रभाकर करके लिखा है, प्रभा प्रभाकर एक रचना है इनकी, ये भी खूब पूछी जाती है एग्जाम में, मतलब टीजीटी पीजीटी वगैरह में बहुत आती है। जीवन पशु करके रचना है, जीवन पशु, जीवन पशु एक, ये भी इनकी रचना है, ये भी आपके टीजीटी उसमें पूछी जाती है। आपके एग्जाम में जो पूछी जाएगी, जैसे रचना है किनकी, मेरी सफलता, मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं, ऊपर लिख रहा हूं इसीलिए असफलताएं, ये किसकी रचना है? ये भी गुलाब राय की है। और आज तक सबसे ज्यादा यही रचना आपकी पूछी गई है, याद रखिएगा। उसके बाद एक रचना इनकी और है, पाश्चात्य, पाश्चात्य, पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास, ये भी इन्हीं की रचना है। और थलुआ क्लब, ये भी इन्हीं की रचना है, गुलाब सिंह की, याद रखिएगा। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। क्वेश्चन है राज्यश्री, ये तो कई बार बता चुका हूं, हालांकि ये भी एक बार करवा चुका हूं। गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, या फिर उपेंद्र नाथ अस्क हैं, या फिर आपके इसमें कोई नहीं है, ये 2 बार लिख गया है, कोई बात नहीं, उसी में बता दो कौन सा होगा। आंसर करेंगे सभी लोग। देखिए, इनकी गर्म राख याद रखिएगा, गर्म राख। और उपेंद्र नाथ अस्क गर्म राख है, सितारों के खेल हैं, काले साहब हैं, काले साहब हैं, याद रखिएगा, साहब। और सितारों के, क्या बोलेंगे, सितारों के खेल, याद रखिएगा, सितारों के खेल इनकी रचना है। और कौन सी है आपके जो एग्जाम में पूछी जाए, स्वर्ग की झलक करके एक रचना है, याद रखिएगा, स्वर्ग की झलक, झलक, ये भी इन्हीं की रचना है, उपेंद्र नाथ अस्क की। लेकिन ये जो राज्यश्री है, ये जयशंकर प्रसाद जी की है। सी वाला आंसर आपका आना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का सी है, वेरी गुड। इनकी एक रचना और याद रखिएगा, अंधेरी गली, अंधेरी गली करके एक रचना है, चाहे तो याद रखेंगे, मैं भी पूछ लें आपसे। आगे बढ़ेंगे। कह रहा कि आंगन के पार द्वार है, भग्नदूत है, हरी घास पर क्षण भर है, कितनी नाव में कितनी बार है, ये सब किसकी रचना है बताइएगा? आंसर कर दो जल्दी से, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी थोड़ा सा। शशि यादव जी, राम नरेश जी, रेणु जी और मधु जी हैं, सुलेखा यादव जी हैं, सभी लोग बताइएगा। आंगन के पार द्वार एक रचना है, भग्नदूत है, हरी घास पर क्षण भर है, कितनी नाव में कितनी बार है, ये सब किसकी रचना है? ये सब आपके सच्चिदानंद, हीरानंद, हीरानंद है, हीरानंद लिख गया, हीरा बेटे, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे साहब की रचना है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। मैथिली शरण गुप्त की अगर रचना याद करनी है आपको तो याद रखिएगा, जैसे साकेत है, पंचवटी है, सैरंदरी है, जयद्रथ वध है, वध, जयद्रथ वध है, द्वापर है, द्वापर है, और क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं आपका, द्वापर, यशोधरा है, यशोधरा, ये सब इनकी रचना है। ओके, चलिए। भस्मांकुर रचना किसकी है, कोई बताएगा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, नागार्जुन साहब, बालकृष्ण शर्मा नवीन, या फिर अज्ञे जी की? बताइएगा, भस्मांकुर किसकी रचना है? इसमें 2 रचनाएं मैं पहले एक क्लास में करा चुका हूं, अगर आप लोगों ने पढ़ी होंगी तो आप लोग आंसर बताओगे। एक भस्मांकुर लिख तो सारी रचनाएं चुका हूं। भस्मांकुर एक क्वेश्चन में करा चुका हूं, नागार्जुन साहब की रचना है, और राजश्री भी करा चुका हूं, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। कई लोगों ने गड़बड़ की है इसलिए बता रहा हूं। किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान का प्रयोग किया गया है बताइएगा? संदिग्ध वर्तमान काल। अब देखिए, अगर आपको कभी भी संदिग्ध वर्तमान काल पहचानना हो ना, इधर आ जाओ बताता हूं। तो आप क्या करोगे, इधर ध्यान रखिएगा, ऐसे संदिग्ध वर्तमान मतलब रहा होगा,
रही होगी, रही होगी, या फिर रहे होंगे, रहे होंगे ऐसे आ जाएगा, या फिर ता होगा, या फिर ती होगी लास्ट में ऐसे आएगा, या फिर ते होंगे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, कह रहा बाजार खुलने पर हम सामान खरीदेंगे, तो बाजार खुलने पर हम सामान खरीदेंगे, ये क्या कह रहा है, सामान्य, सामान्य भविष्य काल में आएगा, भविष्य काल। कह रहा वह शायद पढ़ाई के लिए कोटा जाए, तो शायद लग गया मतलब संभावना है, और कह रहा कोटा जाए ये भविष्य की बात कर रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा, आपको होगा सर यहां पे आपका संभाव्य भविष्य होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते होंगे, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। देखो ता होगा, ती होगी, ते होंगे, जहां भी आ जाए वहां क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान होगा। उसने गाना गाया, ये देखिए जब क्रिया हो, क्रिया के बाद कोई भी सहायक क्रिया योजक क्रिया ना हो, वहां क्या होता है आपको होगा सर, वहां पे आपका सामान्य भूतकाल होता है, याद रखिएगा। क्या सभी को क्लियर है मेरे दोस्त, एक बार बताइएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दुविधा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा कि राम सबरी से मिलने को आए थे, पंक्ति में कौन सा कारक होगा बताएंगे, आंसर करो सभी लोग, मन करे तो लाइक वाला बटन ठोक देना, शेयर कर देना, नहीं मन करे तो पढ़ते रहना। ठीक है, आंसर करिएगा थोड़ा सा स्पीड में, लेकिन मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। चलिए, राम सबरी से मिलने को आए, मतलब सबरी से मिलने के लिए आए। सबसे पहले तो यहां के लिए विभक्ति लगाओ, उससे विभक्ति को भूल जाओ पहले, क्योंकि यहां पे कह रहा श्याम सबरी से मिलने के आए, तो से अपादान में आएगा। अच्छा, लेकिन यहां मिलने के लिए क्रिया का सीधा संबंध, मतलब क्रिया से पहले जो है उसी को हम सबसे पहले मानेंगे कारक। तो मिलने के लिए आए, यहां क्या है, संप्रदान कारक आपका होगा। आंसर आपका बी वाला राइट होगा, इसमें बी वाला करिएगा, बाकी कोई मत करिएगा, कंफ्यूज होने का एकदम यहां पे गुंजाइश नहीं है। ठीक है, कह रहा रावण के वास्ते ही रामावतार हुआ था, पंक्ति में कौन सा कारक है बताइएगा। रावण के वास्ते ही, आज गर्मी बहुत है सर, हाँ बाहर तो खैर है गर्मी, चलिए बताएंगे, हाँ संप्रदान होगा। कह रहा आज सॉरी, रावण के वास्ते ही रामावतार हुआ था, इसमें कौन सा कारक होगा, कोई बताएगा, आंसर भी कर दिया करो आप लोग। रावण के वास्ते, रावण के वास्ते मतलब रावण के लिए ही रामावतार हुआ था। यहां भी जिसके लिए क्रिया की जाए वो क्या होता है, आप कहोगे सर यहाँ रावण जो है वो क्या है, संप्रदान कारक है, क्योंकि इसके लिए क्रिया की जा रही है, मतलब रामावतार की क्रिया। क्लियर, क्वेश्चन कह रहा कि वेद प्लस उक्त का संधि विच्छेद संधि रूप क्या होगा बताइएगा। अब देखो, एक गुण स्वर संधि होती है, गुण स्वर संधि, तो गुण स्वर संधि नामक एक संधि होती है, जिसका दूसरा नियम क्या कहता है कि मान लो इधर आ और आ में से कोई एक है, और इधर उ और उ में से कोई एक है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये दोनों मिलकर के ओ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हाँ ओ बनाएंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ शब्द क्या लिखा है, आपको सर शब्द लिखा है वेद, और इधर क्या लिखा है आपको सर, इधर लिखा है उक्त, यही तो लिखा है, यही तो लिखा है ना। यहां से तोड़ोगे क्या निकलेगा, वेद निकलेगा, हलंत लगाओगे तो यहाँ पे आ है, लघु आ बाहर आएगा, इधर उ आ जाएगा, जो बचा उसके बाद ऐसे ही लिख दो। सर ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, आप कहोगे सर ओ बनेगा, जो इधर बचा है उसको ऐसे लिख दो, और जो इधर बचा है उसको भी ऐसे ही लिख दो। अब इनको जोड़ो, इसको इसके साथ ले जाओ, क्या बनेगा, ऐसे बन जाएगा, और इसको इसके साथ ले आओ तो वेदोक्त बनेगा या नहीं बनेगा, कहोगे सर बनेगा। कहाँ पे है, आप कहोगे सर यहाँ पे है, ए वाला आंसर क्या होगा आपका, राइट होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बताइएगा। कह रहा कि नव प्लस ऊढ़ा, यहां पे क्या होगा, तो यहां पे भी वही वाला तरीका है, गुण संधि वाला ही तरीका है, जरा करिएगा और करके बताइएगा। देखिए इसको फिर वही वाला नियम आप लगा दो भाई, यहाँ पे आ और आ में से कोई एक, और यहाँ पे उ और उ में से कोई एक होगा, तो क्या बनेगा, आप कहोगे सर ओ बन जाएगा, यही तो कह रहा है। तो यहाँ पे जब देखोगे तो क्या आएगा, नव आएगा, नव आएगा, यहाँ पे ऊढ़ा है, ऐसे ही लिखा हुआ है ना, इधर क्या निकलेगा, नव निकलेगा, हलंत लगाओगे तो आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से दीर्घ उ आएगा, जो बचा उसको ऐसे लिख देना, दोनों मिलेंगे क्या बनेगा, ओ बनेगा, जोड़ोगे तो क्या बनेगा, आपको सर नवोड़ा बनेगा। नवोड़ा का मतलब क्या होता है, नव विवाहित स्त्री, अर्थात आंसर आपका बी वाला राइट बन जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन अगला कह रहा कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है,
कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद बताइएगा कौन सा होगा। कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य। देखिए भाववाच्य में क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि कर्ता होगा, से विभक्ति होगी, या साथ में के द्वारा विभक्ति होगी, या केवल द्वारा होगी, और अकर्मक क्रिया होगी, मतलब कर्म नहीं होगा, अकर्मक क्रिया होगी। दूसरी कंडीशन, ना कर्ता होगा ना कर्म होगा, केवल अकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी, तब क्या बनेगा, तब भी आपका भाववाच्य बनेगा। दो कंडीशन है। कर्मवाच्य की कंडीशन क्या है भैया, कर्मवाच्य की कंडीशन यह है कि कर्ता होगा, ठीक है, कर्ता होगा, पहली कंडीशन। कर्ता के साथ या तो से विभक्ति या के द्वारा विभक्ति, सेम इतना ऐसे ही होगा। उसके बाद क्या होगा, कर्म होगा, और उसके बाद क्रिया होगी। यहां कर्म का होना आवश्यक है। अब दूसरा वाक्य ऐसा बनता है, ना कर्म होगा, वो ना कर्ता होगा, यहां पे कर्ता नहीं होगा, केवल कर्म होगा और क्रिया होगी। तो अगर केवल कर्म और क्रिया है तब भी क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। लेकिन वो सॉरी कर्मवाच्य होगा। कर्तृवाच्य क्या कहता है कि कर्ता के साथ अगर ने विभक्ति लगी है तो क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। या फिर कर्ता कैसा हो, कर्ता विभक्ति रहित हो, कर्ता विभक्ति रहित हो, मतलब कर्ता के साथ कोई विभक्ति ना हो, तब क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। अब मैंने इतनी देर एक्सप्लेन किया, मैं देखना चाहता हूं किसका किसका आंसर सही आया। आंसर किया करो भाई, ताकि आप देख सकूं मैं किसने किसने आंसर किया है। कुम्हार क्या है, कर्ता है, ठीक है, और कर्ता के साथ देखो कोई विभक्ति नहीं लगी हुई है। जब कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं लगी है तो वहां क्या होगा, वहां पे आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इतनी धूप में कैसे चला जाए। मैंने क्या कहा था, ना कर्ता होगा ना कर्म होगा, केवल अकर्मक क्रिया होगी। यहां ना कर्ता है ना कर्म है, केवल अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया। आप कहोगे सर फिर ये क्या है, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि इतनी धूप में कैसे चला जाए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये भाववाच्य है। सी वाला आंसर करिएगा, राइट। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वाक्य में कर्मवाच्य है, जरा बताइएगा। अब फिर वही बात आ गई, कर्मवाच्य पहचानना है। तो मैंने कहा था कि पुलिस देखो करता है, ने लाठी चार्ज कर दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, आप कहोगे सर कर्तृवाच्य। क्यों, क्योंकि कर्ता देखो पुलिस लाठी चार्ज कर रही है मतलब पुलिस करता है, कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी मतलब कर्तृवाच्य हो गया। ठीक है साहब, हो गया, समझ गए। अच्छा, नेताजी ने, अब देखो नेताजी भी क्या है, करता है, अदालत में गवाही दी, गवाही दे रहे हैं, करता है, ने विभक्ति लगी, कर्तृवाच्य हो गया। फादर रिश्ते बनाकर तोड़ते नहीं थे, तो फादर यहां पे क्या है, करता है। अब कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं है, ये भी क्या हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। कह रहा पुलिस द्वारा, देखो पुलिस करता है, द्वारा विभक्ति लगी है, लाठीचार्ज ये कर्म है, कर दिया गया ये क्रिया है। आप पूछो क्या किया गया, कह रहा लाठीचार्ज किया गया, मतलब लाठीचार्ज क्या है, कर्म है। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, कर्म वाच्य हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन कह रहा कि किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, शब्द सही नहीं है, मतलब एक शब्द गलत है, वो बताइएगा। जो अपने सीमित क्षेत्र या ज्ञान से बाहर ना जाता हो उसे कूपमंडूक कहते हैं, मतलब कुएं का मेंढक। जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हो उसे पूर्ण काम कहते हैं या कृतार्थ कहते हैं। जो विश्वास करने योग्य हो उसे विश्वस्त कहते हैं, और वह जो कम खर्च करता है उसे अपव्ययी कहते हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। तो कह रहा है कि जो अपने सीमित क्षेत्र या ज्ञान से बाहर ना जाता हो उसे कूपमंडूक कहते हैं, जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हो उसे पूर्ण काम कहते हैं, ये भी सही है। जो विश्वास करने योग्य है, विश्वास पात्र है, उसको विश्वस्त कहते हैं। लेकिन अपव्ययी का मतलब होता है कि भैया अपने पिताजी के पैसे उड़ाने वाला, फिजूल खर्च करने वाला, खर्च करने वाला, इसको क्या कहते हैं, अपव्ययी कहते हैं। और वह जो कम खर्च करता है उसे क्या कहते हैं, उसे भैया मितव्ययी कहा जाता है, मितव्ययी कहा जाता है, याद रखिएगा। आंसर आपका डी वाला राइट होगा। क्या सभी को क्लियर है या नहीं है, वेरी गुड। कह रहा जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगी मुझे इसलिए लेकर के आया हूं, और ये अभी बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में रिपीटेड नहीं हुई है। क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा जूनियर असिस्टेंट वगैरह में रिपीट नहीं कर रहा है, यूपी पीटी आपका क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा, नए क्वेश्चन ला रहा है, आपने देखा होगा। खैर आ जाओ। कह रहा जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो कवि के लिए कुछ भी अगम्य नहीं है। कवि निरंकुश होता है, कवि कल्पनाशील होता है, कवि भावप्रवण होता है। तो ये तीनों नहीं होंगे आपके, फिर क्या होगा, कवि कल्पनाशील होता है, इसलिए कल्पना कर लेता है भाई। क्या कर लेता है, कल्पना कर लेता है, उत्प्रेक्षा अलंकार ज्यादा कवि सोचता है। कह रहा कि मेरा नया बचपन किसकी रचना है, कोई बताएगा।
मेरा नया बचपन किसकी रचना है बताइएगा? ये उन्हीं की रचना है जिनकी रचना का नाम है बिखरे मोती। बिखरे मोती आपने सुना होगा, मैं भी सुना हो, मेरे से ही सुना होगा या आपने कहीं पढ़ा होगा। एक और इनकी रचना आती है राखी की लाज। राखी की लाज आप क्या समझ पाए? नहीं समझ पाए, खैर और बता देता हूं, अब बता दोगे। इनकी एक रचना है वीरों का कैसा हो बसंत। अब तो बता दोगे, चलो अब नहीं बता पाए तो अब तो बता दोगे। झांसी की रानी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। और इनकी एक रचना और है मेरा नया बचपन। मेरा नया बचपन, ठीक है, और इनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। बी वाला आंसर याद रखिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, मैं कई बार बता चुका हूं, आपको याद भी होगी। हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी, युग चरण, कृष्णार्जुन युद्ध, पुष्प की अभिलाषा, युग चारण, ये सब इन्हीं की रचना है। क्वेश्चन अगला कह रहा पृथ्वीराज रासो में, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो में जो सर्ग है ना, उनको किस नाम से जाना जाता है? पहला क्वेश्चन। कितने सर्ग हैं, सर्गों की संख्या कितनी है ये बताइएगा, संख्या बताइएगा, ठीक है, इनकी संख्या भी बताइएगा, और इनको क्या कहा जाता है ये भी बताइएगा। चलो संख्या मैं बता देता हूं, सर्गों की संख्या 69 है। कितनी है? 69 है। और इनके जो सर्ग हैं उन्हें कहा क्या जाता है? आंसर करिएगा सभी लोग जल्दी से, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से पढ़िएगा। समय कहते हैं, अंक कहते हैं, भाग कहते हैं, खंड कहते हैं। अच्छा, पृथ्वीराज रासो की बात कर रहा है, किसने लिखी है भाई? इसको जो इसके रचनाकार है, रचनाकार वो कौन है? तो वो है आपके चंद्र बरदाई साहब, चंद बरदाई साहब, ठीक है। और इसके पूर्ण रचनाकार कौन है? पूर्णकर्ता, पूर्णकर्ता कौन है जिन्होंने पूर्ण किया हो? तो इसके पूर्णकर्ता हैं जल्लड़ साहब। कल्हड़ है, जल्लड़ है, हाँ। और ये जल्लड़ जो है ये चंद्र बरदाई के क्या है? सुपुत्र हैं, जिन्होंने लिखा 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाणता, ऊपर सुल्तान है, अब ना चूक चौहान। समय हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सर्ग को समय कहते हैं। खैर आगे बढ़ेंगे। निम्न में भगवती चरण वर्मा जी की रचना कौन है बताइएगा? भगवती चरण वर्मा की रचना कौन सी है बताइएगा? जल्दी जल्दी छापते रहो भैया। देखो जितना स्पीड में आप चलोगे उतनी स्पीड में मैं चलूंगा। आपकी स्पीड कम तो मेरी भी स्पीड रुक जाएगी, समझ रहे हो? आंसर करते रहो। देखिए साहब, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब की रचना है, ठीक है। उसके बाद रश्मि रथी आपके रामधारी सिंह दिनकर साहब की रचना है, दिनकर साहब की रचना है, याद रखिएगा, रश्मि रथी। नाचो बहुत गोपाल ये किसकी है? ये आपके अमृतलाल नागर हुए हैं, अमृतलाल नागर साहब की रचना है। फिर बची कौन सी? कहीं ना जाए का कहिए, ये किसकी है? ये आपके भगवती चरण जी की है। और एक है हाँ ये भगवती चरण है। एक गुलाब राय की रचना है शायद, नाचो नाचो बहुत गोपाल करके एक रचना है, वो अलग है, नाचो बहुत गोपाल वो अलग है, दोनों रचनाएं अलग अलग हैं। अजंत का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? देखो यहां पे ये व्यंजन संधि का उदाहरण लग रहा है मुझे। किसका लग रहा है? व्यंजन संधि का उदाहरण लग रहा है, ठीक है। व्यंजन संधि का पहला नियम यहां पे लगा हुआ है कि पहले पद का अंतिम वर्ण यदि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है, उसका योग किसी सघोष के साथ हो रहा है, तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। बोलो हाँ या ना? शब्द था यहाँ पे अच प्लस अंत, अच प्लस अंत था, तो देखो यहाँ पे चा है और यहाँ पे आ है, तो ये किस में बदलेगा? सघोष है ना, किस में बदलेगा? तीसरे में, चा छा जा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जा हो जाएगा। तो जब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? आप कहोगे सर ये इसमें आ जुड़ जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा, अजंत आ जाएगा, मतलब अच प्लस अंत, अच प्लस अंत। आंसर आपका बी वाला होना चाहिए। क्या सभी का बी आया है? सभी का बी आया है, कई लोगों का ए भी आया, जैसे कृति तिवारी, खैर कोई बात नहीं। सा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, ये क्वेश्चन मुझे याद है, एक बार करा चुका हूं, तो आप सबको याद होगा, इसको कर लोगे। देखो इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा? सा प्लस उदाहरण निकलेगा, एक बार करा चुका हूं मैं क्वेश्चन। इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा? सा प्लस उल्लास निकलेगा।
और इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, आपको सर सा प्लस हित निकलेगा, सहित हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको करोगे तो क्या निकलेगा, सह प्लस अनु प्लस भूति, या सह प्लस अनुभूति कर दीजिए, अनुभूति लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सह उपसर्ग लगा हुआ है, ना कि सा उपसर्ग लगा हुआ है। बी आंसर क्या होगा आपका, राइट होगा, सभी का भी आया होगा। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, देखो निम्नलिखित में से सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, कौन सा नहीं बना है सत से, तो इसको तोड़ोगे क्या आएगा आपको, सर सत प्लस शास्त्र आएगा, व्यंजन संधि का भी उदाहरण है ये, ठीक है। उसके बाद इसको तोड़ेंगे क्या आएगा आपको, सर सत प्लस इच्छा आ जाएगा, सतिच्छा बनेगा, सदिच्छा बनेगा। इसको तोड़ेंगे क्या आएगा आपको, सर सत प्लस रूप आएगा, सदरूप बन जाएगा। लेकिन जब आप इसको विग्रह करोगे, इसको तोड़ोगे, तब क्या आएगा, तब यहां से सा आएगा प्लस तर्क आएगा, तो तर्क के साथ की बात कर रहा है, मतलब यहां पे क्या है, यहां पे सा उपसर्ग लगा हुआ है। आंसर आपका बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है तालव्य वर्णों की संख्या कितनी होती है, कोई बताएगा, तालव्य वर्ण कितने होते हैं साहब, बताइएगा। तो कहोगे सर तालव्य अगर देखोगे तो ई और ई बोला जाता है तालव्य से, तालव्य से ई और ई बोला जाता है स्वर में। उसके बाद तालव्य से कौन सा चा वर्ग बोला जाता है, मतलब चा हो गया, छा हो गया, जा हो गया, झा हो गया और या हो गया। उसके बाद एक तालव्य सकार सा होता है, और या जो है ये भी तालव्य से ही बोला जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए साहब, कितने हो जाएंगे बोलो सर, 9 हो जाएंगे। बी वाला आंसर राइट होगा। स्वर निकाल दोगे तो 7 होंगे, व्यंजन पूछता तो 7 हो जाते। बोलो क्लियर, वेरी गुड। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि खेचर शब्द का अर्थ समूह कौन सा होगा, पक्षी है, गधा है सॉरी, खेचर का मतलब क्या होता है जानते हो, खेचर मतलब होता है जो आकाश में उड़ता हो, जो आकाश में चलता हो मेरे भाई, उसे खेचर कहते हैं। अब इसमें देखो कि आकाश में कौन कौन चल सकता है, इसमें कौन कौन आकाश में उड़ता है, तो जो कलकौआ होता है ना उसको भी खेचर कहा जाता है, खेचर पक्षी को भी कहते हैं, खेचर ग्रह को भी कहते हैं, देवताओं को भी कहते हैं, इन सबको खेचर कहा जाता है। बी वाला आंसर आप राइट करिएगा। ओके, आगे बढ़िएगा। अच्छा, आकाश मेघ आसमान, आसमान आकाश एक ही बात है, मेघ ये सब अंबर के वो हैं, अनेकार्थी हैं। अशोक के शिलालेख, सॉरी, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है, मतलब अशोक के जो शिलालेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, उसके साथ भाषा कौन सी है, ब्राह्मी लिपि तो है लेकिन भाषा कौन सी भाषा में उत्कीर्ण है, तो यहां पे संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, हिंदी है। आंसर करिएगा सभी लोग, कीर्ति तिवारी, राम नरेश, सुलेखा, आकाश, साक्षी, मधु, राम, सभी लोग बताओ क्या हुआ भाई, स्पीड बढ़ाओ ना थोड़ी सी। क्या बोलेंगे, प्राकृत भाषा में, किस भाषा में, तो आप कहोगे सर प्राकृत भाषा में मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, पाली में नहीं, प्राकृत में मिलते हैं। हाँ, ये भले ही किसी धर्म को बाद में इन्होंने माना हो अशोक ने, ठीक है, लेकिन इनके जो शिलालेख मिलते हैं वो किस में मिलते हैं, आप कहोगे सर वो सब के सब प्राकृत भाषा में मिलते हैं, याद रखिएगा। हाँ, ये है कि पाली को आप प्रथम देशभाषा कह सकते हो, प्रथम देशभाषा है, ठीक है। पाली को आप प्रथम प्राकृत कह सकते हो, प्रथम प्राकृत कह सकते हो, ठीक है, प्रथम प्राकृत। इसमें बौद्ध ग्रंथ मिलते हैं आपको, बौद्ध ग्रंथ आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। लेकिन जब प्राकृत में आओगे तो प्राकृत में आपको जैन ग्रंथ मिलते हैं, जैन ग्रंथ। प्राकृत में आओगे तो इसको द्वितीय प्राकृत के नाम से जाना जाता है, द्वितीय देश भाषा कहा जाता है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है, जलता है या जीवन पतंगा, कौन सा अलंकार है बताइएगा, जलता है या जीवन पतंगा। साक्षी यादव जी, शिवम मौर्य जी, आकाश यादव जी। देखिए वर्णमाला में आप जो क्वेश्चन पढ़ते हो उन क्वेश्चन को अब थोड़ा सा पढ़ने का अपना ट्रेंड चेंज करिएगा, अब थोड़ा वर्णमाला पे थोड़ा गहराई में चीजों को मिक्स करके पढ़िएगा अच्छे से, क्योंकि जो वर्णमाला के क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन आ रहे हैं। टेक्निकल मतलब समझ रहे हो, भेद वेद में अजीब अजीब भेद कुछ मिला करके पूछ लेता है, तो सबके प्रॉपर तरीके से भेद आपको याद होने चाहिए। जीवन जलता है या जलता है या जीवन पतंगा, तो जीवन को क्या बताया जा रहा है, पतंगा बताया जा रहा है। तो जहां उपमेय को उपमान मान लिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है, तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, बी आंसर हो जाएगा। जैसे मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, चरण कमल बंदो रख रही, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जीवन क्या है, बोले निर्जर है।
अच्छा ये देखिएगा, नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं बताइएगा। छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? चरण कितने हैं साहब? एक, 2 3 4, 4 चरण है। तो कह रहा 15 13 के क्रम से 28 है, पहले और तीसरे में 12 है, प्रत्येक चरण में 24 है, प्रत्येक चरण में 15 है, और इनमें से कोई नहीं। अगर ये 28 है तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप हरिगीतिका बोलोगे। क्या बोलोगे? हरिगीतिका। और हरिगीतिका सममात्रिक छंद होती है। आ जाओ देख लेते हैं कैसे। देखोगे, इसको गिनना पड़ेगा। गिनने के लिए क्या करना है आपको? गिनने के लिए आपको ये देखना है जहां लघु स्वर लगा वहां एक मात्रा, जहां दीर्घ स्वर लगा वहां 2 मात्रा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान रखना, वर्तनी अगर सही है तभी मात्रा आएगी, वर्तनी नहीं सही है तो मात्रा नहीं आएगी। 10 11 12 13 14 15, 15 हो गया, ठीक है। कह रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये कितना हो गया? 13 हो गया। वेरी गुड, यानी टोटल 28 हो गया। तो ये क्या कह रहा है? 28 होगी। इसका मतलब आपको ज्यादा दिमाग लगाने नहीं, ए वाला आंसर करना है। और 15 और 13 की यति पे 28 मात्राएं होती हैं। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तो सत्य है सगुण मति सर्वेश की। नहीं, हरिगीतिका नहीं होगा यहाँ पे, सममात्रिक नहीं है, क्योंकि इधर आओगे तो कम होंगे। एक बार देखना है, एक बार रुकिएगा। वहां भी 15 और 13 पे यति होती है, उल्लाला होता है। कौन सा है? उल्लाला है, ध्यान रखिएगा, उल्लाला। केवल हरिगीतिका में क्या होता है? हरिगीतिका अगर होता, हरिगीतिका में ये यति जानते हो कितने पे होती है? वही मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ है भैया। 16 और 12 पर यति होती है। 16 और 12 से 28 होती है, लेकिन 15 और 13 से 28 हो रही है, इसका मतलब ये उल्लाला है। हाँ, ये हरिगीतिका नहीं है, उल्लाला है। हरिगीतिका में 16 12 पे होती है। कह रहा कि कर कमल सा कोमल है। कर जो है वो कमल सा कोमल, इसमें कोमल शब्द क्या है ये पूछ रहा है। देखो, उपमेय किसे कहा जाता है? उपमेय कहा जाता है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए लाया हूं मैं। उपमान किसे बोलते हैं? जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, ठीक है। उसके बाद कह रहा साधारण धर्म। पहले वाचक शब्द याद रख लो। वाचक शब्द क्या होता है? वाचक शब्द होता है जैसे ये तुलना करने में सहायक शब्द, जैसे सा, सी, से, सम, समान, सदृश, ऐसे सरिस, ये वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, इसकी ओर चलते साधारण धर्म। तो क्या बोलेंगे? वह गुण जो उपमेय, अभी समझा दूंगा, उपमेय और उपमान दोनों में विद्यमान हो। दोनों में क्या हो? दोनों में विद्यमान हो, उसे क्या कहते हैं? उसे साधारण धर्म कहते हैं। एग्जाम्पल आ जाओ दिखाता हूं। कह रहा कर कमल सा सुंदर। कर क्या है? इसकी तुलना की जा रही। कर मतलब हाथ, ये उपमेय है। क्यों? क्योंकि इसकी तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। कमल क्या है? आप कहोगे सर उपमान है, ठीक है। तुलना करने में सहायक शब्द कौन सा है? सा। ये क्या है? आप कहोगे सर ये वाचक शब्द है, ठीक है, जो तुलना करने में सहायक है। और देखो, कर मतलब हाथ भी कमल सा कोमल, हाथ भी कोमल है और कमल भी कोमल है। इसका मतलब ये जो कमल है ये ऐसा गुण है जो दोनों में विद्यमान है, उपमेय उपमान दोनों में विद्यमान है। इसका मतलब ये क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया। क्लियर है सभी को? शिवम राजपूत जी, तो यहां पे क्या बोलेंगे? ये साधारण धर्म हो गया। आंसर आपका सी वाला राइट होगा। क्यों? कोमल की बात कर रहा है। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति में कौन सा रस है बताइएगा। मधुबन तुम कहत रहत हरे, कि गोपिकाएं पूछ रही हैं या राधा जी पूछ रही हैं कि मधुबन तुम ये, पूरे मधुबन से पूछ रही कि मधुबन तुम ये बताओ, मधुबन तुम कत रहत हरे, तुम हरे कैसे रह रहे हो? क्यों? विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे, कि श्याम सुंदर अभी यहां है नहीं, उनके वियोग में तुम जल क्यों नहीं गए? तुम खड़े कैसे हो भाई? ठाणे मतलब खड़े क्यों हो? तो मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाणे क्यों न रहे, ठाणे क्यों ना जरे, जर क्यों नहीं गए, ठाड़े क्यों, जल गए होते, अभी तक भस्म हो गए होते। तो यहाँ पे कौन सा बोलो सर? यहाँ पे आपका श्रृंगार रस है। क्यों? क्योंकि प्रेम दर्शाया जा रहा है, रति है यहाँ पे, प्रेम है। श्रृंगार रस देखिए, वीर रस का स्थायी उत्साह होता है, इसमें उत्साह तो है नहीं।
हास रस का स्थायी भाव हास होता है और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक होता है आपका संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार होता है, और एक कौन सा होता है, वियोग श्रृंगार रस। दोनों का स्थायी भाव प्रेम ही होता है, रति ही होता है। ठीक है ना, ये आपका क्या है, वियोग श्रृंगार। अब चूंकि यहां विरह की बात कर रहा है, वियोग की बात कर रहा है, तो क्या होगा, वियोग श्रृंगार रस होगा। हालांकि आंसर ए वाला कर दीजिएगा, डी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा कि वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा है। बड़ा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ये नए फॉर्म में क्वेश्चन आया है। पुराना क्वेश्चन है लेकिन नए फॉर्म में आया है, डेवलप हो करके, तो इसमें भी डेवलप हुआ है। तो आंसर करके बताइएगा, आंसर करो जल्दी जल्दी, स्पीड थोड़ा सा बढ़ाइएगा, आंसर करिएगा। मेरी क्लास को लाइव देखने वाले लोग कम हैं, बाद में बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, तो जो बाद में देखते हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कभी कभार लाइव भी दर्शन दे दिया करो, अच्छा लगता है मुझे भी। कह रहा इसमें खरी खोटी कहने की क्षमता होती, वो तो सब में होती है। इसमें खड़े खड़े सीखा जा सकता है, खड़े खड़े बैठ के लेट के हर तरीके से सीख सकते हो। इसकी ध्वनि विन्यास कर्कश नहीं, बहुत साधारण है, खड़ी बोली सीधी है। इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, ये बात सही कह रहा है। खड़ी पाई का प्रयोग बहुत होता है, इसलिए इसको खड़ी बोली कहते हैं, सिंपल सा फंडा है। निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के अर्थभेद में कौन सा गलत है बताएगा। आप देख रहे हो हर टॉपिक के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं प्रॉपर। हाँ, एक क्वेश्चन देखो आज भूल गया, सारी चीजें कहते हैं ना कि सब कुछ होते हुए कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है। एक चीज भूल गया, पत्र वाले क्वेश्चन लाना मैं आज भूल गया। पूरी फाइल अपने आप बनाता हूँ और वो पत्र वाले क्वेश्चन डालना भूल गए, उसके लिए माफी चाहते हैं। किसी दिन पत्र की मैराथन लेकर के आ रहा हूं मैं। निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के पूरा थ्योरी के साथ, मतलब थ्योरी प्लस मैराथन, थोड़ी थ्योरी प्लस क्वेश्चन। निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के अर्थभेद में से कौन सा गलत है। अब आपको बताना है इसमें कौन सा गलत है। ठीक है, देखो अभय का मतलब क्या होता है, जो जिसके अंदर डर ना हो, और उभय का मतलब दोनों, तो अभय निर्भीकता सही है, और उभय मतलब दोनों, ये भी सही है। आभेद, आभेद मतलब कोई भेद नहीं है, आ माने नहीं, भेद का मतलब भेद हो गया, अंतर हो गया, यानी कि भेद का अभाव है, चलेगा। तो अभेद, भेद का अभाव। अभेद्य का मतलब होता है जिसको भेदा ना जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको खंडित ना किया जा सके। अभेद्य का मतलब जो तोड़ा ना जा सके। बोले सर ये भी सही है फिर। अच्छा साहब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा अर्थी और अर्थी। अर्थी का मतलब होता है ग्रहण करने वाला या चाहने वाला। जैसे आप विद्यार्थी हैं, विद्या चाहने वाले या विद्या ग्रहण करने वाले, आप कहोगे ठीक है साहब, चाहने वाला। और अर्थी जब सब दुनिया से जाते हैं उस पे बैठ के, तो ये क्या हो गई, टिकटी, टिकटी को बोलते हैं टिकटी। अब कह रहा आयत है, आयत का मतलब क्या होता है, और आयात है, आयात मतलब देश में माल लाना, नहीं आयात मतलब लाना, निर्यात मतलब भेजना। तो देश में माल लाना आयात कहलाता है, और विदेश में माल भेजना निर्यात कहलाता है, निर्यात कहलाता है। आयत नहीं होगा यहां पे, डी वाला आंसर राइट होगा, आंसर कर दीजिएगा। क्लियर, वेरी गुड। क्वेश्चन कह रहा किस विकल्प के सभी पर्यायवाची सुमेलित हैं। भूपति, महीप, शासक। देखिए भूपति जो है वो राजा का पर्यायवाची, महीपति किसका है, राजा का पर्यायवाची, महीप शासक। लेकिन कौशिक किसका है। अब कौशिक का मतलब उल्लू भी होता है, कौशिक का मतलब नेवला भी होता है। ठीक है, कौशिक एक और होता है, कौशिक का मतलब एक और होता है, याद नहीं आ रहा है। शकुंत, पखेरु, विहंग, पक्षी, स्मर। अब देखो ये सब किसके हैं, ये सब पक्षी के पर्यायवाची, चिड़िया के पर्यायवाची। ठीक, लेकिन शकुंत है, पखेरु है, विहंग है, पक्षी है, लेकिन स्मर नहीं है। ये किसका है, ये कामदेव का पर्यायवाची। किसका है ये भैया, कामदेव का पर्यायवाची, ध्यान रखिएगा। पारावात, रक्तलोचन, परेवा और हारीत या हारील, ये किसका है। तो बोले सर ये जो है ये आपका कबूतर का पर्यायवाची। कबूतर जा पहले प्यार की पहली चिट्ठी, जिसको देना है दिया, कबूतर वाला है, जिसको आप संस्कृत में कपोत कहते हो। इसको धूम्रलोचन भी कहा जाता है, धूम्रलोचन भी आप कह सकते हो। इसको पारावात भी कहेंगे, पारावात, और इसको कलरव भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए मौज, तरंग, हिलोर, लहर, ये सब किसके हैं, ये सब लहर के पर्यायवाची हैं। ऊर्मी के पर्यायवाची याद रखिएगा, लहर के हैं। आब किसको बोलते हैं, आब वैसे तो जल को भी कहा जाता है, और आब जो है ये नदी को भी कहा जाता है। ठीक है, दो आब पंजाब, तो
तो यहां पे आंसर आपका सी वाला राइट होगा, ध्यान रखेंगे। आंसर करिएगा सभी लोग। सर जी लाइव पर तो ऐसी ऐसी महाशय भी आते हैं जो कहते हैं कि दिस क्वेश्चन बाइकॉट फिजिक्स। अरे यार, अब वो बाइकआउट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सी वाला आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। क्या कह रहा है? प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा कि मुख बाल रवि समलाल होकर? पहले तो यही देख लो, मुख बाल रवि समलाल होकर, मुख मतलब बच्चे का जो मुख है वो रवि के समान लाल होकर ज्वाल सा बोधित हो रहा है, मतलब ज्वाला सा बोधित हो रहा है। तो जहां पे सम आ जाए, जहां पे सा आ जाए, से आ जाए, सरिस आ जाए, सदरस आ जाए, उपमा अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार में कहने वाला कुछ और कहे, सुनने वाला कुछ और सुन ले, उसका वर्णन कर दे, वक्रोक्ति अलंकार होता है। लाटा अनुप्रास जहां शब्द की आवृत्ति हो लेकिन अर्थ समान हो, लाटा अनुप्रास कहलाता है। जैसे पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय, कौन सा हो जाएगा? लाटा अनुप्रास होगा। बस यही खता मैं हर बार करता हूं, आदमी हूं आदमी। आदमी आदमी समान शब्द है, मतलब समान अर्थ निकल रहा हो, शब्द की रिपीटेशन हो। ऐस कर ले मुसाफिर ये जिंदगी फिर ना मिलेगी, अगर मिल गई तो ये जवानी ना मिलेगी। क्वेश्चन अगला कह रहा, माटी की मूर्तें किसकी रचना है बताइएगा। माटी की मूर्तें किसकी? महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रानंद पंत या फिर रामवृक्ष वेनीपुरी। माटी की मूर्तें। चलो स्पीड जी ब्रेक लगाओ भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। शायरी केवल मारने से नहीं काम चलने वाला, स्पीड में आपको ब्रेक भी लगानी पड़ेगी। चलिए अच्छा, चलो मैं क्लू देता हूं आपको। इनकी एक रचना है जिसका नाम है पतितों के देश में। देश में इनकी एक रचना है जिसका नाम है चिता के फूल। चिता के फूल, ये सब ऐसे लिखते हैं। माटी की मूर्तें, ये रामवृक्ष बेनीपुरी साहब है। कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी साहब हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है दिवस अवसान का समय, ये तो कर दोगे भाई। दिवस अवसान का समय है, मेघमय आसमान से उतर रही है वह परी संध्या, वो सॉरी वह उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तो जहां पे निर्जीव चीजों में भाई मानव के क्रियाकलापों का वर्णन किया जाए, वहां क्या होता है? बोलो सर वहां पे आपका क्या कहते हैं, मानवीकरण अलंकार होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार। संध्या को सुंदरी और परी बता रहा है।